हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का एक नया अध्याय और बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है और जिसका नाम है विद्युत धारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जैसा कि चैप्टर से आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर विद्युत के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज किया गया कि विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम बेटा देख लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। आप जानते हैं यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे बेटा क्या? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा क्या होती है? इसको बेटा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब धारा शब्द है तो धारा आपने देखा, धारा का अर्थ निकल रहा है कि किसी चीज का प्रवाह हो रहा है। जैसे आप नदियों में बहते हुए पानी को देखते कहते हैं ना कि प्रवाह चल रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है। तो कभी प्रवाह ज्यादा होता है तो कभी प्रवाह क्या होता है? कम होता है। तो जो प्रवाह हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? धारा बोल रहे हैं। तो वहां पर वो पानी का प्रवाह है। किसका प्रवाह बेटा? पानी का प्रवाह। लेकिन जब हम लोग विद्युत धारा को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? प्रवाह होगा किसका? आवेश का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? आवेश का प्रवाह होगा। अगर हम इसका टू द पॉइंट डिफिनेशन लिखना चाहें तो आई बराबर हम जानते हैं क्यू बटे टी, ये आप जानते हैं। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि क्यू क्या है? आवेश, ये भी बात आप जानते हैं। और टी क्या है? समय। एक बात याद रखना, कभी भी आप डिफिनेशंस बनाइए, अगर आपके हर में, हर का मतलब बेटा नीचे, अगर समय दिया हो तो समय को हमेशा क्या पढ़ते हैं बेटा? दर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दर पढ़ते हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें तो बेटा क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की। तो प्रवाह किसका होगा बेटा? आवेश का। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसके बेटा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समय को यहां पर दर पढ़ा जा रहा है। अगर हम बेटा इसको अवकलन रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ये हमने इसको बेटा अवकलन के रूप में लिख दिया। इसके रूप में, अवकलन के रूप में। इसका बेटा जो मात्रक होता है, मात्रक का मतलब होता है यूनिट, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो एम्पियर होती है। एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था बेटा इसकी यूनिट, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। शॉर्ट में हम एएमपी लिख देते हैं, एम्पियर। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? एक एम्पियर की क्या पूछा जाएगा? एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? तो हम मान लेते हैं यदि आवेश को हम 1 कूलाम कर दें, आवेश कितना ले लें? 1 कूलाम। और बेटा जो टाइम है उसको बेटा हम क्या ले लें? 1 सेकेंड ले लें। आवेश को 1 कूलाम और टाइम को हमने कितना ले लिया? 1 सेकेंड ले लिया। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए। क्या कहा मैंने? यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड। अब से यहां पर देखिए, तो इसलिए यहां पर जो आई आ जाएगा, तो मैं लिखना भूल गया बेटा, आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। ये देखिए कंक्लूजन हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? निकला ये कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में जो उत्पन्न धारा होगी वो 1 एम्पियर के बराबर होगी। फिर से एक बार रिपीट करो। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उसमें जो उत्पन्न धारा होगी वो 1 एम्पियर के बराबर होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर बेटा देखिए, आपके पास हमारे पास यहां पर एक दूसरा शब्द है जिसका नाम है विद्युत वाहक और बल, और ये इसी का भाई है जिसका नाम है विभवांतर। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर एक माइन्यूट सा अंतर है, वो हम आपको बता देंगे। अब अगर इनके हम इसका सूत्र होता है बेटा E बराबर W बटे Q, और इसका फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q।
अब मान लीजिए यहां पर हम मान लेते हैं यदि Q बराबर 1 हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, W। तो विद्युत वाहक बल इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, तो बेटा ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ये हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है। अगर देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों का फार्मूला सेम है। अगर हम मान लेते हैं यदि यहां से Q बराबर कितना है, 1 कूलाम है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W। ये देखिए, तो दोनों के फार्मूले में तो कोई अंतर नहीं। विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं और विभवांतर को बेटा V से लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। विद्युत वाहक बल का शब्द बेटा जो यूज किया जाता है ये हमेशा किसी बंद परिपथ के लिए होता है। जो सबसे पावरफुल शब्द है वो क्या है, बंद परिपथ। ये किसके लिए होता है विद्युत वाहक बल, बंद परिपथ के लिए होता है। और ये बेटा क्या होता है, खुला परिपथ के लिए होता है। बस दोनों में यही बेसिक अंतर है, फार्मूला सेम है। तो दोनों का फार्मूला सेम है, बस अंतर कितना है, ये बंद परिपथ के लिए और ये बेटा ये क्या होता है, खुला परिपथ के लिए होता है। हाँ, दूसरी खास बात यह है कि विद्युत वाहक बल समय के साथ घटता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, समय के साथ ये बदलता नहीं है। ये समय के साथ क्या होता है बेटा, बदलता जाता है, और जबकि ये समय के साथ नहीं बदलता है। सपोज करिए आपने बल्ब खरीदा और उस बल्ब का जो पोटेंशियल, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो आज से 10 साल बाद भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या होगा, वही होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो यहां पर इसकी हम अगर परिभाषा लिखना चाहे विद्युत वाहक बल की, तो बेटा क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ में, किसके लिए बेटा, बंद परिपथ में। तो किसी बंद परिपथ में इकाई आवेश को प्रवाहित करने में, इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, कौन सा बेटा, किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। और जबकि विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता था, विभवांतर कहलाता था। तो ये जो विभवांतर शब्द है बेटा हमेशा एक खुले परिपथ के लिए यूज किया जाएगा और ये हमेशा बंद परिपथ के लिए यूज किया जाता है। एक आपको छोटी सी विद्युत वाहक बल, हाँ एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। आप लोग अपने घर में सबसे पहले जब हम लोग क्या करते थे, सभी के घर में टॉर्च होगी और उसमें सेल डालते हैं। तो जिस दिन आप टॉर्च में सेल डालते हैं तो उस दिन क्या होता है, आपका टॉर्च बहुत अच्छे से जलता है, लेकिन कुछ समय बाद वो टॉर्च की रोशनी धीरे 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 कम होती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी रोशनी मतलब टॉर्च जलना ही बंद कर देती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप उस सेल को निकालते हैं और सेल को निकालने के बाद आप कहाँ डाल देते हैं, पहले रेडियो आता था तो रेडियो में डाल देते थे और रेडियो तुरंत बजने लगता है, लेकिन टॉर्च नहीं बजती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर किसी भी डिवाइस का विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा, या हम इसको ऐसे समझ लें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परिपथ कब बंद होगा और परिपथ कब खुला होगा। इस बात को पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक सर्किट को अगर ड्रॉ करें, तो सपोज करिए आपने एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव है निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट, और यहां से हमने बेटा यहां पर एक कुंजी लगा दी है, ये देखिए कुंजी, ये कुंजी, और यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया, सपोज करिए आपने एक बल्ब लगा दिया। ठीक, जैसे ही हमने क्या किया बेटा, यहां पर बैटरी में कुंजी लगाई और इसमें धारा बेटा क्या होगी, आई प्रवाहित होने लगी, और धारा आई प्रवाहित होने लगी तो ये बल्ब क्या हो गया बेटा, जलने लगा। तो जब ये बल्ब जलने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट क्लोज हो गया। आपके घर में स्विच होता होगा, स्विच को जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो बेटा क्या होता है, जो हमारे वायर होते हैं दोनों वायर अलग हो जाते हैं, ऐसा सिस्टम स्विच के अंदर होता है। और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं दोनों तार आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही दोनों तार आपस में जुड़ गए तो सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, और सर्किट क्लोज हो गया यानी परिपथ में धारा बहने लगी। और जैसे ही आपने क्या किया, स्विच को ऑफ किया तो दोनों क्या हो गया, वायर अलग हो गए, यानी परिपथ क्या हो गया, खुला हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि धारा तभी बहेगी जब परिपथ क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमने बेटा क्या लगाई है, कुंजी लगाई है, ये के है आपकी, ये क्या है, कुंजी। तो जैसे हमने कुंजी लगा दी, यहाँ से धारा बहने लगी और ये बल्ब जल गया।
और जैसे मैंने कुंजी हटाई तो परिपथ बेटा क्या हो गया, खुला हो गया। परिपथ क्या हो गया, खुला हो गया। तो यहाँ पर ये बल्ब बेटा क्या होगा, जलना बंद कर देगा। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब वोल्टेज प्रॉब्लम होती है आपके घरों में, या जब मौसम खराब होता है बरसात के समय में, हम लोग अक्सर देखते हैं कि, या गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि वोल्टेज एकदम से क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण आपके घर का जो वोल्टेज होता है वो पूरी तरीके से बैठ जाता है। तो जब वोल्टेज बैठ जाता है तो आप क्या करते हैं, आप, आपके घर में एसी और आपके घर में बल्ब भी है, तो यानी वोल्टेज बैठ गया, आपने एसी को ऑन किया, यानी जैसे ही आपने बेटा स्विच को ऑन किया, जैसे ही आपने क्या किया, स्विच को ऑन किया, परिपथ क्या होगा, क्लोज हो गया। और जब परिपथ क्लोज हो गया तो आपका बल्ब बेटा क्या होना चाहिए, सॉरी आपका एसी क्या होना चाहिए था, चलना चाहिए था। लेकिन आपका एसी नहीं चला, आपका एसी नहीं चला, लेकिन आपके घर में जो बल्ब लगा था वो जल गया। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है, इसका कारण है बेटा विद्युत वाहक बल। क्यों, क्योंकि अगर विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से ज्यादा होगा तो हमेशा परिपथ बेटा कैसा होगा, बंद होगा। कैसा सर्किट होगा, बंद होगा। लेकिन अगर विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर होगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा, खुला हो जाएगा। परिपथ कैसा हो जाएगा, खुला हो जाएगा। और यदि विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या हो बेटा, कम हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, परिपथ खुला रहेगा। तो जब हमने एसी को चलाया तो उस समय उसका जो विभवांतर था वो विद्युत वाहक बल के बेटा क्या रहा होगा, बराबर आ गया होगा। इस वजह से, या हो सकता है कि उसका जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से क्या हो गया हो, ज्यादा हो गया हो, इसलिए एसी नहीं चला। ठीक, जबकि आपका बल्ब जो था वो क्या हो गया, ऑन हो गया। तो जब कभी भी विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से ज्यादा होगा तो सर्किट हमेशा क्या होगा, बंद होगा। अभी जैसे आपको भी हमने एक टार्च वाला एग्जांपल दिया था, आपके घर में एक टार्च होगी, टार्च में आपने सेल डाली, जैसे आप सेल डालते हैं उस समय क्या होता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है। सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, किससे, उसमें जो बल्ब लगा है उसके विभवांतर से क्या है, ज्यादा है। तब तक तो वो सर्किट क्लोज हुआ और बल्ब आपका बेटा क्या हो रहा था, जल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब यहाँ पर यह विद्युत वाहक बल लगातार परिवर्तित होता गया, खर्च होता गया, खर्च होता गया, खर्च होता गया। एक समय ऐसा आया कि विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर हो गया, और जैसे विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर हो जाएगा बेटा, सर्किट कैसा हो जाएगा, खुला हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट खुला हो जाएगा तो क्या बल्ब को करंट मिलेगा, बल्ब को धारा मिलेगी, नहीं मिलेगी। और जैसे ही बल्ब को धारा नहीं मिलेगी तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में नहीं। फिर हमने क्या किया, जब ये बल्ब नहीं जला, यानी हम इन सिलों को हमने निकाला बैटरी से, और मैंने बेटा कहाँ डाल दिया इन सिलों को, इन सिलों को मैंने एक अपने रेडियो में डाल दिया। अब रेडियो में जब मैंने इन सिलों को डाला तो जैसे मैंने रेडियो में डाला तो मैंने क्या देखा कि रेडियो तुरंत बजना स्टार्ट हो गया। क्यों बज रहा है रेडियो, क्योंकि बेटा उस समय पर जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या है, रेडियो में जो हमारा रेडियो में जो डिवाइस लगी है उसके विभवांतर से क्या है, ज्यादा। इस वजह से ये वाली कंडीशन वहां पर फिर से उत्पन्न हो जाती है, और इसलिए हमारा रेडियो बेटा क्या होता है, बजने लगता है। और फिर धीरे 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 विद्युत वाहक बल खर्च होते, फिर उसमें लगे विभवांतर के बराबर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और हमारा जो रेडियो बज रहा था अब वो बेटा रेडियो नहीं बजेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर आगे हम लोग बेटा देखेंगे कि अनुगमन वेग, अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम बेटा क्या है, अनुगमन वेग। अब ये अनुगमन वेग क्या होता है इसको देख लेते हैं। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, या इसी का दूसरा नाम है अपवाह, अपवाह वेग, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको बेटा लिखा कहाँ से जाता है, वीडी से, वीडी से इसको हम लोग लिखते हैं। ये अनुगमन वेग होता क्या है, अनुगमन वेग को पढ़ने से पहले
हमें बेटा ये बहुत जानना जरूरी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और क्या रूल है इनका फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का रूल क्या है? आप लोगों ने जानते हैं कि जितने भी हमारे पदार्थ बने हुए हैं वो सारे के सारे परमाणु से मिलकर बने। अगर मैं एक परमाणु की बात करूं तो एक परमाणु के पास बेटा नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इस तरीके से ढेर सारी वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसके चारों ओर क्या है, ढेर सारी वृत्ताकार कक्षाएं आपको मिल रही हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं में बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो रहे हैं, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। तो इन कक्षाओं को बेटा क्या बोला जाता है, स्थायी कक्षाएं। और इन स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग बेटा क्या होता है, स्थायी होता है। यानी उनके जो गति करने की दिशा होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है, एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक का प्रभाव बेटा क्या होता है, कम होता है। यानी इसका इस पर आकर्षण क्या होता है, कम होता है। तो जब इसका इस पर आकर्षण कम हो जाएगा तो बेटा जो ये इसके गति करने की दिशा, यानी इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन में गति नहीं कर पाता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये वृत्तीय गति नहीं कर पा रहा। और जब ये वृत्तीय गति नहीं कर पा रहा तो ये गति करता फिर सर कैसे? तो ये आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और यहाँ पर आके ये पहुंचा। तो पहले ये ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है और फिर ऐसे गया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था? कि ये जो जिगजैग गति होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं और इसको ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी चीज अपनी दिशा को बदलती है तो कहीं ना कहीं बेटा वो किसी ना किसी चीज से टकराई। आप सपोज करिए आपके पास बॉल होता है और आप बॉल का ऐसे सीधा फेंकते हैं। तो जब आप बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जब तक टकराएगा नहीं किसी चीज से तो अपनी दिशा को बदलेगा नहीं, यानी वो सीधा चला जाएगा। तो उसी हिसाब से जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सीधा जा रहा था तो इसने अपनी दिशा को क्यों बदला? तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा, यहाँ पे टकराया होगा। उसके बाद यहाँ से बेटा फिर यहाँ पे टकराया होगा, फिर बेटा यहाँ पे टकराया होगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होगा, टकराया होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जब ये टकराया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि टकराया और चल दिया। जब ये टकराया होगा तो कुछ समय के लिए बेटा क्या होगा, रुका होगा। कुछ समय के लिए बेटा क्या होगा, रुका होगा। यानी जब ये रुका होगा उस समय इसका वेग कहीं ना कहीं बेटा क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा। क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा। और टकराने के बाद जब इसे, अब देखो यहाँ पे जब टकराया तो टकराने के बाद कुछ समय के लिए रुका और रुकने के बाद फिर से ये चला। अगली टक्कर होने से पहले यहाँ से यहाँ तक आया। तो मान लीजिए जब ये रुका तो इसका प्रारंभिक वेग कितना था, शून्य था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने पर इसका वेग बेटा क्या हो गया, v हो गया। और अब हम बेटा इसका क्या निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे और ये हमारा हो जाएगा vd और vd बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा v/2। तो अब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो याद रखना इसकी परिभाषा बेटा क्या होगी, याद रखना ये हमारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही टकरा रहा। पहले यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया। तो याद रखना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, क्या कहा मैंने, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो सतत टक्करों के बीच का, तो सतत टक्कर, एक तो टक्कर ये है और एक टक्कर ये है। तो यहाँ पर जब ये चला, जब ये शुरुआत में टकराया, पहली बार टकराया तो इसका वेग क्या रहा होगा, शून्य। और यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए v वेग से आया तो उसका हमने यहाँ पर बेटा क्या निकाला है, औसत वेग निकाला। तो क्या परिभाषा लिखोगे अनुगमन वेग की, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है, औसत वेग, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कह रहा हूं एक बार फिर से सुनिए,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग कहते हैं। ये बात आपको समझ में आती होगी। अब यहां पर एक शब्द और यूज हुआ है जिसका नाम है श्रांति काल। श्रांति काल बेटा, श्रांति काल को टा से लिखा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अब देखो, जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पर टकराया, तो टकराने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत भैया चल दिया होगा, टकराया, कुछ देर के लिए ठहरा होगा, फिर क्या होगा, चला होगा। तो क्या होगा, तो यहां से यहां तक, तो दो सतत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है, यहां से यहां तक, यानी ये टक्कर यहां पर हो गई, यहां से जब दूसरी टक्कर हो रही, तो इसके बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो क्या परिभाषा लिखोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो सतत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है, सतत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और बेटा ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या कह रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा जो, तो ये बेटा आपका क्या है, सुपर हीरो है। सुपर हीरो क्या, ये सुपर हीरो किसका सुपर हीरो है, तो भैया ये इलेक्ट्रिसिटी का सुपर हीरो है। अगर ये नहीं होता बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता। आज जो हम लाइट ले पा रहे हैं वो किसके कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है। ठीक, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर ये नहीं होता तो बेटा हम लोग क्या कर पाते, आज हम किसी भी डिवाइस में, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइट का उपयोग हम कर ही नहीं पाते। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से कुचालक होते हैं, बहुत से सुचालक होते हैं। कुचालक में आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता, सुचालक में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा। तो जो जिनमें धारा का प्रवाह हो रहा उनको सुचालक कह रहे हो, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा उनको क्या कह रहे हैं, कुचालक कह रहे। तो ऐसा क्यों कि दो चीजें मेरे पास है, एक अभी इसके यहाँ पर मेरे पास एक मेटल है और दूसरी नॉन मेटल है, इसमें क्या हो रही, धारा बह रही और इसमें धारा नहीं बह रही। कारण क्या है, कारण यह है कि बेटा इसके पास यानी मेटल के पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। जबकि यहाँ पर ये हमारा पास क्या है, नॉन मेटल है और इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा। तो प्लास्टिक है, लकड़ी है, इनमें आपने देखा होगा कभी इनमें करंट का फ्लो नहीं होता। जबकि हमारे पास मेटल्स, हमारी जितनी भी मेटल्स है उनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है। अब इसको अगर हम एक सर्किट के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनिए। हाँ, एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए छोटा सा कि सर क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, नहीं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर एक अलग अलग मेटल में अलग अलग होती है। ठीक है, ये आगे देखिए, हर एक मेटल में अलग अलग होती है। अब यहां से देखिए, जैसे मैं एक सर्किट को ड्रॉ करता हूं, मैंने एक कॉपर का वायर ले लिया बेटा, ये मैंने यहां पर एक क्या लिया, मैंने एक कॉपर का वायर ले लिया, ठीक है सर, और यहां पर मैंने एक कुंजी लगा दी, कुंजी के, और इसका संपर्क मैंने एक बैटरी से कर दिया, ठीक, और इस वायर का नाम ए और इसको नाम बेटा दे दिया बी, और इसके पास अभी क्या थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ढेर सारे इसके पास बेटा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। ये सब क्या है, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने आपको बताया, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो क्या है, जिगजैग है, यानी ये अनमाइनर तरीके से गति कर रहे थे। और फिर मैंने बेटा ये इसका बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा और ये निगेटिव हिस्सा, और ये बैटरी है आपकी बैटरी, और मैंने क्या किया, यहां से तुरंत स्विच को ऑन किया, और जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो बेटा यहां पर हुआ क्या कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेटा क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। यानी ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ गति करने लगे, धन सिरे की तरफ गति करने लगे। और बेटा ये क्या हो गया, तो यानी इनकी जो गति हो गई वो क्या हो गई, एक सिस्टमैटिक ढंग से हो गई। और परिपथ में जो धारा बहने लगी वो आई, वो इनके विपरीत बहने लगी। याद रखना, किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो प्रवाह होता है, धारा हमेशा उसके विपरीत बहती है। अब यहां पर देखिए,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, और जबकि धारा इधर से इधर जा रही है। तो धारा बेटा किधर बह रही है, इधर से इधर बह रही है। अब यहाँ पर सपोज करिए इसके पास ये मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये कॉपर का वायर मैंने लिया और इसके पास क्या थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। अब सोचो इसके पास मैं मान के चलता हूँ 1000 मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो कुछ समय के बाद ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो क्या कॉपर के तार में धारा नहीं बहेगी? भाई धारा क्यों बह रही है, क्योंकि जब तक इस कॉपर तार के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है तब तक धारा बह रही है, और जैसी बेटा इनके पास धारा नहीं होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो बेटा क्या होगा, इसमें धारा नहीं बहेगी। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसमें धारा नहीं बहेंगे, तो सर यानी ये तार तो खराब हो जाएगा। यानी एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए सीधा सा, जैसे आप अपने घरों में वायरिंग करवाते हैं, तो वायरिंग करवाने के लिए आप कॉपर का तार लगवाते हैं। अगर इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती, तो सपोज करिए आपने घर में वायरिंग करवा ली, और 1 महीने बाद पता चला, 1 महीने 3 महीने या 5 महीने या साल भर बाद आपको पता चला कि भैया कॉपर तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो खत्म हो गए। अब कॉपर तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर भी आप क्या करोगे, फिर से वायरिंग करवाओगे, यही तो करवाओगे ना, फिर से वायरिंग करवाओगे। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी भी खत्म नहीं होते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर ये जो बैटरी का निगेटिव हिस्सा है, ये बेटा लगातार क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन देता रहता है। ये क्या करेगा, लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। किसको देगा बेटा, तो लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉन बेटा किसको देगा, ये कॉपर वायर को मुक्त इलेक्ट्रॉन देता रहता है। भैया कॉपर सीधा सा बोल देता है, क्या कहा कि भैया जितना आप मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉन दोगे, ऋण सिरा जितना मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉन देगा, मैं उतने ही धन सिरे को मुक्त इलेक्ट्रॉन दूंगा। ये बात कौन कहता है, ये कॉपर। तो जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो बेटा बैटरी के धन सिरे पर आके क्या हो जाएगा, वो जितना माइनस से निकलेगा उतना बैटरी के धन सिरे के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बेटा हम लोगों ने देखा, तो ये बेटा आप एक बात समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर हो या कोई भी हमारे पास चालक, उसमें धारा तभी बहेगी जब उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बेटा आज की क्लास में हो सकता है कि कुछ बेटा टॉपिक आपको ना समझ में आए, तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज हम लोगों ने 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया, विद्युत वाहक बल के बारे में जान लिया, और अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग क्या होता है, और उसके बाद हमने श्रांति काल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। उसके बाद फिर हम लोग बेटा ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम के नियम को प्रूफ करेंगे, ओमीय चालक अनुमीय चालक क्या होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये सब बातें आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।